गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश दीक्षित और हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बीटेक थर्ड सेम। और आज हमारा लेक्चर नंबर है 8। आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस। कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर हम जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। पहली बात आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि दो मेमोरी एलोकेशन दो टाइप्स का होता है। एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, एक होता है डायनेमिक। जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमारा होता है उसमें होता क्या है कि सी जो कंपाइलर होता है वो रन टाइम पे या कंपाइल टाइम पे ही वेरिएबल जो भी इनिशियलाइज किए गए होते हैं उन्हें असाइन कर देता है मेमोरीज़ को। कैसे असाइन करता है, जैसे अगर मैंने डिक्लेयर किया इंट, मैंने इसको डिक्लेयर किया INT इंट ए, तो क्या करेगा कि जैसे मैं उसको कंपाइल करता हूँ कंट्रोल Alt F9 जब उसको हम प्रेस करते हैं उसको कंपाइल करते हैं तो क्या करता है, ये जो वेरिएबल ए है इसकी जो मेमोरी होती है, इंटीजर की साइज कितनी होती है 2 बाइट्स होती है, इसको 2 बाइट्स की मेमोरी असाइन कर देता है। यानी कि इसको जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसके अंदर 2 बाइट्स की मेमोरी असाइन कर देता है। और ये मेमोरी कब तक होती है, जब तक कि कंप्यूटर का प्रोग्राम रन कर रहा होता है। यानी कि उस मेमोरी के अंदर हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम जैसे एग्जांपल की माने कि हम इंट A10, ये मैंने एक एरे बना दिया, इसकी साइज़ कितनी है 10 है, तो ये क्या करेगा 10 मल्टीप्लाई टू यानी कि 20 बाइट्स की जो मेमोरी है उसको अलोकेट कर देगा। किसके लिए, इंटीजर वेरिएबल के लिए, ए के लिए। तो ए को कितनी मेमोरी दे देगा, 20 बाइट्स की दे देगा। अब अगर मुझे 5 वैल्यूज़ उसके अंदर डालनी है तो भी वो 20 बाइट ही लेगा। अगर उसके मुझे अंदर 7 वैल्यूज़ डालनी है तो भी 20 बाइट लेगा। और अगर मुझे 12 वैल्यूज़ डालनी है तब भी 20 बाइट है और मैं 12 वैल्यूज़ नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरे पास साइज़ कितनी है 20 बाइट्स की अवेलेबल हुई है और एक इंटीजर को 2 बाइट्स की साइज़ चाहिए। तो यहाँ हमारे सामने समस्या होती है कि हम क्या, जो मेमोरी है वो एक बार फिक्स हो जाती है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मेमोरी इनिशियलाइज कर देते हैं तो मेमोरी वेस्टेज जाती है, और अगर हम कम इनिशियलाइज करते हैं हमारी ज़रूरत से तो क्या होता है कि मेमोरी हमारी जो होती है कम पड़ जाती है डेटा के लिए। तो ये दोनों ही डिसएडवांटेजेस इस सिचुएशन में होते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में। अब क्या करें कि इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो आता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आता है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो क्या होता है, सी और सी प्लस प्लस दोनों के अंदर ही चलता है। जो सी लैंग्वेज आप पढ़ चुके हैं उसके अंदर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ नए ऑपरेटर्स यूज में लेंगे, यानी कुछ नए फंक्शंस हम यूज में लेते हैं, वो हम देखेंगे। तो पहला एक चीज़ आप समझ लीजिए कि डायनेमिक जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो क्या होता है, हीप के रूप में होता है, यानी कि हीप के रूप में एलोकेट होती है। और जो स्टैटिक मेमोरी हमारे एलोकेट होती है वो स्टैक के रूप में एलोकेट होती है, ठीक है, जो लोकल वेरिएबल्स वगैरह को दी जाती है। तो इस तरीके से हम उसको अलोकेट करते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं इसके डायनेमिक से, वन ऑफ यूज द डायनेमिक अलोकेटेड मेमोरी इज टू अलोकेट मेमोरी ऑफ वेरिएबल साइज विच इज़ नॉट पॉसिबल विद कंपाइलर अलोकेटेड मेमोरी एक्सेप्ट वेरिएबल लेंथ। क्या होता है कि जो कंपाइलर अलोकेटेड मेमोरी होती है उसके अंदर क्या होता है कि वेरिएबल की साइज़ के अकॉर्डिंग मेमोरी मिलना या नहीं मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। जो एरे की साइज़ होती है उसके अंदर तो हम कर सकते हैं, जैसे हमें 10 चीज़ें डालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करने पड़ेंगे, तो हमें उसकी साइज़ हमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी, मतलब ऑटोमेटिक साइज़ वो लेता है। लेकिन एरे के अंदर हम साइज़ दे सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करना है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या यूज में आती है कि हम जो भी वेरिएबल हमारा है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। दूसरा, ये प्रोग्रामर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही मेमोरी इनिशियलाइज करें और जितनी ज़रूरत नहीं है उसको बाकी को हम फ्लश कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डीअलोकेट। जब भी हम ज़रूरत हो अलोकेट कर लें, जब भी हमें ज़रूरत नहीं हो तो हम डीअलोकेट कर दें उसको। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए प्रोग्राम का क्लोज होने का ही वेट किया जाए। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, लिंक्स लिस्ट, ट्री वगैरह में हम इसको यूज में लेते हैं। किस तरीके से मेमोरी अलोकेट एंड डीअलोकेट करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। सी जो हमारा था वो आप जैसे पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा है सी प्रोग्रामिंग, उसके अंदर हम मेलॉक और कैलॉक दो तरीके के फंक्शंस हम काम में लेते थे। ये तो दोनों का फंक्शन किस काम में आते थे, मेमोरी को अलोकेट करने के काम में लिए जाते थे। और मेमोरी को फ्री करने के यानी कि रिमूव करने के लिए कौन से काम में लेते थे, फ्री नाम का जो फंक्शन था उसे काम में लेते थे, जिसके थ्रू हम मेमोरी को फ्री करते थे। लेकिन सी प्लस प्लस जो होता है वो इनको तो सपोर्ट करता ही करता है, ये जो तीनों फंक्शंस हैं इन्हें तो सपोर्ट करता ही करता है। इसके अलावा इसके अंदर 2 फंक्शंस नए और होते हैं, एक होता है न्यू और दूसरा होता है डिलीट। ये थोड़ा क्या होता है कि जो फंक्शंस होते हैं ये बेटर और ईजी वे में हैंडल कर सकते हैं मेमोरी को अलोकेट करना और डी अलोकेट करना। अब वो किस तरीके से ईजी पढ़ते हैं और किस तरीके से हम न्यू और डिलीट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं वो आगे वाली स्लाइड्स के अंदर हम देखते हैं। पहले हम बात करते हैं मेमोरी अलोकेशन की।
तो मेमोरी एलोकेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर काम में लेते हैं, न्यू ऑपरेटर हम काम में लेते हैं। तो न्यू ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है वो देखिए। द न्यू ऑपरेटर डिनोट्स ए रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी एलोकेशन ऑन द फ्री स्टोर। इफ सफिशिएंट मेमोरी इज अवेलेबल, new operator initialize the memory and returns the address of newly allocated and initialized memory to the pointer variable। क्या होता है कि अगर मेमोरी अवेलेबल है तो वो जो पॉइंटर हमने इनिशलाइज किया था उसको ये मेमोरी असाइन कर देता है, उसको असाइन करता है। वहाँ पे अब हम उसके ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। पॉइंटर हमको यूज़ करना पड़ता है उसके लिए, जो हम सी लैंग्वेज के अंदर भी हम यूज में करते थे, यहाँ भी हमें पॉइंटर यूज में करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। जो न्यू ऑपरेटर्स का सिंटैक्स क्या होता है कि सबसे पहले आता है पॉइंटर वेरिएबल, फिर आता है न्यू और डेटा टाइप, यानी कि न्यू कीवर्ड हम काम में लेंगे और उसके साथ जो भी डेटा टाइप जिसके लिए भी हमें इनिशलाइज करना है वो हम यहाँ पे यूज में लेते हैं। पॉइंटर इनिशलाइज विद नल देन रिक्वेस्ट मेमोरी और वेरिएबल, यानी कि हम कई बार इसको नल्स के पॉइंटर को क्या करते हैं, हम इनिशियली हम उसको नल इनिशलाइज कर देते हैं। नल इनिशलाइज इसलिए करते हैं ताकि कोई भी वो गार्बेज वैल्यू वगैरह वहाँ से नहीं उठाए, इसलिए हम पॉइंटर को क्या करेंगे, इसलिए हम नल से इनिशलाइज कर देते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम दे सकते हैं p इक्वल टू इंट न्यू, या इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, कैसे लिखेंगे, पहला जो तरीका हमारा क्या होता है कि पहले हम क्या करें, पॉइंटर हमने इनिशलाइज कर दिया और उसको क्या कर दिया, नल कर दिया, और फिर हम क्या करेंगे p इक्वल टू न्यू और इंट, तो इस तरीके से करेंगे। या फिर दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, इंट पॉइंटर का इनिशलाइजेशन किया p और सीधा ही न्यू इंट कर दिया, यानी कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से में जो भी आपको उचित लगे, जो भी ठीक लगे, आप दोनों ही तरीके में से कोई सा भी यूज में ले सकते हैं। तो दोनों तरीके हमने देख लिए कि किस तरीके से न्यू ऑपरेटर जो होता है उसको इनिशलाइज किया जाता है। अब किस तरीके से मेमोरी ब्लॉक को ये अलोकेट करता है, यानी कि अगर हम एरे बनाना चाहें, किसी भी पॉइंटर की जो साइज होती है जो मेमोरी एलोकेट करते हैं, में एक एरे अगर हमको चाहिए होता है, मतलब एक साथ हमको पूरे ब्लॉक्स में अगर हमको मेमोरी चाहिए होती है तो हम किस तरीके से इनिशलाइज करेंगे वो देख सकते हैं। न्यू ऑपरेटर आल्सो यूज टू एलोकेट ब्लॉक, यानी कि एक एरे ऑफ मेमोरी डेटा टाइप के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस, उसका सिंटैक्स क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल न्यू डेटा टाइप, और यहाँ इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे ब्रैकेट्स होते हैं इसके अंदर हमें साइज़ उसकी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ये जो साइज़ होती है ये क्या होता है, उस एरे की साइज़ के दिखा देता है कि कितने एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे, एरे के अंदर ये दिखाता है। एग्जांपल के लिए इंट पॉइंटर p न्यू इंट 10, यानी कि इस वेरिएबल की साइज़ कितनी होगी। तो डायनेमिकली ये क्या करेगा, डायनेमिकली अलोकेट्स मेमोरी ऑफ 10 इंटीजर्स कंटिन्यूसली टाइप ऑफ इंटीजर एंड रिटर्न्स पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, यानी कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट है p0 उसको असाइन कर देगा किसको, p को, विच इज़ असाइन टू ए पॉइंटर p0, यानी कि यहाँ पे p0 रेफर्स करेगा फर्स्ट एलिमेंट को, p1 रेफर्स करेगा सेकंड एलिमेंट को, p2 करेगा थर्ड को, p3 4 को, इस तरीके से आगे p9 करेगा 10वें एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये सारे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि किस तरीके से हम जो मेमोरी एलोकेशन होता है, अगर सीक्वेंस में हम उसको एलोकेट करना चाहें, यानी कि एक एरे एलोकेट करना चाहें तो हम कैसे एलोकेट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर इनफ मेमोरी अवेलेबल नहीं हो, यानी कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि इंट पॉइंटर p इक्वल टू नीड, और वो कोई मतलब मेमोरी अवेलेबल ही नहीं है, इतनी मुझे 2 बाइट की मेमोरी अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या होगा, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्सेप्शन हैंडल करनी पड़ेगी। ये चीज़ कहलाती है एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाती है, कि कोई भी एरर अगर आ रही है तो उसे हम हैंडल करें। तो अगर ये जो एरर है मेमोरी इनसफिशिएंट की, उसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, हम इनिशलाइज करेंगे सबसे पहले। ये लाइन जो हम पहले भी देख चुके हैं अभी, इंट पॉइंटर p इक्वल टू न्यू इंट, ये हमने इनिशलाइज कर दिया। इसमें इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर हम वैल्यू क्या बोलते हैं, हमने मेमोरी इनिशलाइज करी और उसको पॉइंटर p को असाइन कर दिया। इफ़ पॉइंटर नॉट इक्वल टू p, यानी कि यहाँ पे कोई मेमोरी इसको नहीं मिली, तो नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, और एग्जिट हो जाएंगे। मेमोरी एलोकेशन फेल्ड प्रिंट करवा देंगे और हम क्या करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, यानी कि लास्ट में चले जाएगा इफ़ कंडीशन, अंदर नहीं जाएगा फिर। तो ये चेक करेंगे हम पहले कि मेमोरी अवेलेबल है भी या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो असाइन कर देगा और आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा, और अगर मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो फिर आगे प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए हम उसको वहीं टर्मिनेट कर देंगे। अब हम देखते हैं कि जो डिलीट ऑपरेटर है वो किस तरीके से वर्क करता है। अब होता क्या है कि अगर जो डायनेमिक मेमोरी है, अगर हमने मेमोरी को अलोकेट किया है तो हमें उसको डी एलोकेट भी करना पड़ेगा प्रोग्रामर को। तो किस तरीके से वो डी एलोकेट करेगा,
डिलीट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए डीलोकेट हम करते हैं। तो कैसे लिखते हैं, सिर्फ हमें क्या करना होता है, डिलीट जो हमारा कीवर्ड होता है वो लेते हैं और उसके साथ जो पॉइंटर वेरिएबल था उसका नाम लिखते हैं और मेमोरी को डीलोकेट कर देते हैं। हमें क्या करेंगे एग्जांपल के लिए, जैसे अभी दो हमने पीछे बनाए थे पी क्यू, अगर हमने बनाए थे तो डिलीट पी डिलीट क्यू, इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो ये क्या करेगा कि जो भी मेमोरी इस पॉइंटर को असाइन की गई थी उसको डिलीट कर देगा, वहाँ से रिफ़्रेश कर देगा, कोई मेमोरी वहाँ पे नहीं होगी। और इसके लिए हम पहले क्या काम में लेते थे, फ्री नाम का फंक्शन हम काम में लेते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू हम जो भी अब ये हमने जो न्यू और डिलीट ऑपरेटर उसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है, कैसे कैसे इसके अंदर मेमोरी को इनिशियलाइज करते हैं और कैसे कैसे मेमोरी को फ्री कर सकते हैं। सबसे पहले IOStream.h यानी कि हेडर फाइल हमने यूज़ कर ली, यहाँ पे .h इसमें आएगा। नेम स्पेस हमने लिया, वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन शुरू हो गया। सबसे पहले मैंने पॉइंटर को नल इनिशियलाइज कर दिया, उसके अंदर फिर इसको p = न्यू इंट हम करके इसको इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। यानी कि क्या किया, एक इंटीजर टाइप का जो मेमोरी थी 2 बाइट की मेमोरी वो मैंने इस पॉइंटर p को दे दी। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि मेमोरी अवेलेबल है या नहीं है, यानी कि इफ़ नॉट इक्वल टू p, यानी कि p को कोई भी मेमोरी नहीं मिली, वो अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एलोकेशन ऑफ मेमोरी इज फेल्ड। और अब क्या करेंगे, अगर एलोकेशन फेल्ड है तो क्या होगा, सीधा यहाँ पे आएगा, अगली लाइन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर नहीं जा पाएगा। और अगर मेमोरी अवेलेबल है तो कहाँ जाएगा, वो एल्स के पास जाएगा। एल्स में आके क्या करेगा, हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देंगे p को और वैल्यू को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। तो ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए हो गया। अब दूसरा तरीका हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम मेमोरी जो वैल्यू है वो वहीं साथ के साथ ही असाइन कर दें। तो फ्लोट r = न्यू फ्लोट r, हमने क्या किया, ये 0.75.25 जो वैल्यू है हमने साथ के साथ ही असाइन कर दिया। एक ये भी तरीका है मतलब मेमोरी को इनिशियलाइज करके उसको वैल्यू असाइन करने का, और हम ये वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे यहाँ पे, ये साथ के असाइन करके और उसको प्रिंट करवा लिया। अब जो तीसरी चीज़ हमने देखी थी कि किस तरीके से एरे बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट n = 5 एक ले लिया, मैंने इसको 5 साइज़ दे दी और यहाँ पे डिक्लेयर क्या कर लिया, एरे की साइज़, यानी कि इस एरे की साइज़ क्या है, इससे जो मेमोरी ब्लॉक हमको प्रोवाइड करेगा कितना है, 5 ब्लॉक्स का एक एरे, मेमोरी एरे ये असाइन कर देगा किसको, पॉइंटर q को। अब q नो, और फिर से मैं चेक करूँगा कि मेमोरी अवेलेबल भी है नहीं, अगर अवेलेबल नहीं है तो फेल्ड हो जाएगा, अगर अवेलेबल है तो एल्स के अंदर जाएगा। यहाँ पे लूप चलाएंगे हम किसके लिए, मेमोरी के जो वैल्यू जो उसको असाइन करने के लिए, फॉर i = 0, i <n, i++। 0 क्यों असाइन करते हैं, क्योंकि 0 से शुरू होती है एरे की इंडेक्स। तो यहाँ पे हम वैल्यू असाइन करना शुरू करेंगे, i+1 यानी कि 1 2 3, इस तरीके से हम सिंपल वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं किसके अंदर, इस एरे को। तो ये वैल्यूज़ को स्टोर कर देगा। अब वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से फिर से लूप चलाएंगे और वैल्यूज़ को प्रिंट करते हुए जाएंगे। तो ये वैल्यूज़ को असाइन किया और हमने प्रिंट किया, और यहाँ पे हमने एरे इनिशियलाइज किया था इसका। अब हमने इनिशियलाइजेशन कर लिया, यानी कि हमने वैल्यूज़ दे ली, न्यू ऑपरेटर से हमने वैल्यू वो जो मेमोरी थी हमने असाइन करी और हम उनके अंदर वैल्यूज़ वगैरह भी दे ली। अब हम क्या करना चाहेंगे, हम उनको डिलीट ऑपरेटर परफॉर्म करके देखना चाहते हैं। तो p को डिलीट करने के लिए डिलीट p, r यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू तो डिलीट r, और एरे को डिलीट करने के लिए डिलीट, और ये एरे का साइन यहाँ पे आता है, यहाँ पे यूज़ में लेते हैं, और फिर हम इसका जो पॉइंटर का नाम होता है उसको लिखते हैं। इस तरीके से हम डिलीट कर देंगे गेट से। तो आउटपुट क्या आएगा, p = 29 7 2 5 और 1 2 3 4 5 इसका आउटपुट आएगा, और उसके बाद में इसको फ्री कर देगा, खाली कर देगा, यानी कि मेमोरी अब फिर से किसी दूसरे ऑपरेटर को देने के लिए अवेलेबल है, दूसरे ऑपरेटर को अब दी जा सकती है। तो ये आज जो हमने देखा, क्या देखा कि किस तरीके से जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है C++ में न्यू और डिलीट ऑपरेटर के द्वारा। न्यू के थ्रू हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं और डिलीट ऑपरेटर के थ्रू हम मेमोरी को डी एलोकेट करते हैं, जो मेमोरी न्यू ऑपरेटर के थ्रू हमने उसको एलोकेट की थी। तो इस तरीके से हमारा मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन कंप्लीट होता है C++ के अंदर, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उनके अंदर हम आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स को हम देखेंगे। थैंक यू।